नमस्कार दोस्तों, आज है 11 जुलाई। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में भारत में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। पश्चिम बंगाल में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी प्रभास मंडल को घटना स्थल पर ले जाकर जाँच की जा रही थी। इसी दौरान उसने पुलिस की बंदूक छीनकर भागने और गोली चलाने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे मामलों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि केस की जाँच अभी जारी है और बाकी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओमान के पास हार्मुज जल संधि में कतर से एलपीजी गैस यानी प्राकृतिक गैस लेकर जा रहे एक जहाज पर हमला हुआ है। हमला के बाद जहाज में आग लग गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर अभी तक नहीं आई है। यह जहाज भारत के गुजरात के दहेज बंदरगाह की ओर आ रहा था और इसमें 4 भारतीय चालक दल के सदस्य भी मौजूद थे। भारत सरकार की ओर से अभी इस घटना पर आधिकारिक बयान का इंतजार है। इस हमले के बाद दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हार्मुज जल संधि की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में पूर्व महासचिव चंपत राय का पहला बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि उन पर लगाए गए सभी आरोपों का वह एक एक करके जवाब देंगे, लेकिन यह जवाब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही देंगे। उनका कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। चंपत राय ने बताया है कि उन्होंने अब तक जानबूझकर इस मामले पर चुप्पी साध रखी थी क्योंकि जाँच चल रही थी। उन्होंने लोगों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा है कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। K2 एयरवेज का एक कार्गो विमान यूए के शारजा से कराची जा रहा था। उड़ान के दौरान पायलट ने बताया है कि विमान के नेविगेशन सिस्टम में खराबी आ गई। इसके कुछ ही देर बाद विमान का रडार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क पूरी तरह टूट गया। उस समय विमान में 5 चालक दल के सदस्य सवार थे। संपर्क टूटने के बाद पाकिस्तान ने विमान की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नौसेना, वायुसेना और बचाव दल लगातार खोजबीन कर रही है। फिलहाल विमान और उसमें मौजूद लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। दुनिया के तेल बाजार पर दिखने लगा है। खाड़ी देश का कच्चा तेल $76 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी क्रूड $72 प्रति बैरल से ऊपर चल गया है। इससे आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें और बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। हालांकि भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कीमत अभी भी स्थिर है, यानी जो पहले था वो अभी भी है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लगातार महंगा होता रहा तो भविष्य में इसका असर भारत में जरूर देखने को मिल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 25,000 करोड़ रुपए का ओवरनाइट वेरिएबल रेपो रेट यानी VRR ऑक्शन करने का फैसला लिया है। इसका मकसद बैंकों को जरूरत पड़ने पर एक दिन के लिए सस्ता फंड उपलब्ध कराना है ताकि बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी न हो। इस फैसले का आपके होम लोन या EMI पर फिलहाल कोई इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। यह सिर्फ बैंकों को आपातकाल के लिए नकदी उपलब्ध कराने का कदम है। अगर भविष्य में आरबीआई रेपो रेट में बदलाव करता है तभी लोन की ब्याज दर और EMI पर असर पड़ सकता है। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टल गया। एयर इंडिया और इंडिया एक्सप्रेस के 2 विमान एक ही रनवे पर आ गए थे। समय रहते ATC ने टेक ऑफ रुकवा दिया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो गया होता। घटना में सभी यात्री सुरक्षित है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी PMCH के जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है और हाल ही में हुई मारपीट की घटना के बाद भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई है। इसी मांग को लेकर उन्होंने काम बंद करने का फैसला लिया है। डॉक्टरों की हड़ताल से PD सेवाएं प्रभावित हो सकती है, जबकि आपातकालीन सेवाएं फिलहाल जारी रखने की बात कही गई है। अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों के बीच बातचीत चल रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रद्द हुई भर्तियों के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार करीब 3,41,000 उम्मीदवारों को 4 करोड़ 27 लाख रुपए के आवेदन फीस वापस करेगी। यह फीस उन भर्तियों की थी जिन्हें पहले रद्द कर दिया गया था। सरकार ने कहा है कि सभी पात्र उम्मीदवारों के बैंक खाते में आवेदन शुल्क लौटाया जाएगा। इससे लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जिन्हें बिना भर्ती किए हुए आवेदन फीस जमा करना पड़ा था। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से हो सकती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार के मुताबिक इस योजना का लाभ करीब 20 से 22 लाख महिलाओं को मिलने की उम्मीद है। योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और पात्रता के नियम भी तय किया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से अंतिम आधिकारिक घोषणा भी बाकी है। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, आज ये बात सिद्ध हो गई है। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी करने वाले 2 कर्मचारियों पर बड़ा कार्रवाई की गई है। राज्य GST विभाग ने 2013 की भर्ती में फर्जी 8वीं की मार्कशीट लगाकर नौकरी पाने वाले 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जाँच में दोनों की अंक सूची फर्जी पाई गई है, जिसके बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। सरकार ने साफ कहा है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर 3600 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। यह राशि 18 साल और 30 साल की अवधि के लिए उधार ली गई है। सरकार का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल विकास कार्यों और जरूरी सरकारी योजनाओं पर किया जाएगा। विपक्ष ने बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि विकास परियोजनाओं और जनता से जुड़े कामों को जारी रखने के लिए यह कर्ज लिया गया है। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। खुद को पुलिसकर्मी बताने वाला एक ठग ने 6 युवाओं से करीब 25 लाख रुपया ठग लिया है। देखिए दोस्तों, आप भी ऐसी ठगी से सावधान रहें। आजकल सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले काफी तेज बढ़ रहे हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर नौकरी के बदले पैसे न दें और पहले पूरी जानकारी जरूर जांच लें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय खिलौना उद्योगों के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया का बाजार में खिलौना 179 अरब डॉलर तक पहुंचने वाला है और भारत को इससे कम से कम 25% हिस्सेदारी शामिल करने का लक्ष्य रखना है। उन्होंने कहा है कि भारत के खिलौने आज 153 देशों में निर्यात हो रहे हैं। दोस्तों, अगर भारत इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल होता है तो इससे देश के बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे और मेड इन इंडिया के खिलौने की पहचान पूरी दुनिया में और मजबूत होगी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाते हुए 80 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में मिसाइल ठिकाने, ड्रोन लॉन्च साइट, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई होर्मुज जल संधि में जहाजों पर हुए हमले के जवाब में हुई है। दोस्तों, अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकती है। खासकर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती है, जिससे भारत जैसे देशों में महंगाई और बढ़ने की आशंका है। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गुरुग्राम में करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेज बारिश के कारण एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। राहत की बात यह रही कि इमारत को पहले से ही खाली करा दिया गया था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर ऑल आउट हो गई। यह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत का सबसे कम स्कोर है। इंग्लैंड ने पहले 201 रन बनाए थे और भारत को 125 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में जोफ्रा आर्च और जोश टंग की तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह बेबस नजर आए। दोस्तों, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन उम्मीद है कि भारतीय टीम अगली बार इस हार से सीख लेकर जोरदार वापसी करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयब के कमांडर जाकिर अहमद गनी को मार गिराया गया। यह ऑपरेशन सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने मिलकर चलाया। सुरक्षा बलों ने इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। अधिकारियों के मुताबिक आतंकवाद के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। लगातार हो रही बारिश का असर अब रेल सेवाओं पर भी दिखने लगा है। मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस करीब 14 घंटे की देरी से चल रही है, जबकि 40 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों को समय में बदलाव किया गया और कुछ को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस जरूर चेक कर लें, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में TMC की रैली के दौरान हंगामा हो गया। रैली के बीच TMC और BJP कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी हुई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और झड़प में बदल गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को नियंत्रण किया। यह रैली हाल ही में हुई बराईपुर दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर निकाली गई थी। घटना के बाद दोनों दलों ने एक दूसरे पर झड़प की जिम्मेदारी डालते हुए आरोप लगाए हैं। खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने लौटे इंडिया, फंस एंड पेटल्स, कुबेरा फूड्स को नोटिस जारी किया। इन कंपनियों पर अपने कुछ खाद्य उत्पादकों पर भ्रामक दावे और गलत लेबलिंग करने का आरोप है। कंपनियों से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। FSSAI ने कहा है कि अगर जवाब सही नहीं मिला तो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला ग्राहकों को सही जानकारी देने और गलत दावों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आगरा के पूर्व ARTO ललित कुमार ने ठिकानों पर बिजनेस की छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ रुपए नगद, 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और करीब 20 करोड़ रुपए का आभूषण बरामद हुए हैं। इसके अलावा कई संपत्तियों का दस्तावेज और लग्जरी गाड़ियां भी मिली है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। अब देश के हर राज्य की राजधानी में FRO ऑफिस खोलने की योजना बनाई जा रही है। इससे विदेशी नागरिकों को वीजा, रजिस्ट्रेशन और दूसरे जरूरी कामों के लिए ज्यादा सुविधा मिलेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर नीट और UGC नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बार-बार पेपर लीक और गड़बड़ियों के मामले सामने आने के बावजूद सरकार कोई फैसला क्यों नहीं ले रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि लाखों छात्रों की मेहनत दांव पर लगी हुई है और परीक्षा प्रणाली को सही तरह से नहीं लिया जा रहा है। वहीं सरकार की ओर से इन आरोपों पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार से 2 बड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि 2023 से पहले बनी गाड़ियों
गाड़ियों में E20 पेट्रोल भरने से अगर इंजन खराब होता है या माइलेज कम होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और अगर नुकसान होता है तो क्या वाहन कंपनी ग्राहकों को मुआवजा देगी। केजरीवाल ने इन सवालों के जवाब के लिए कई ऑटो कंपनियों को पत्र भी लिखा है। वही केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि E20 पेट्रोल से सही तरीके से मेंटेन की गई गाड़ियां को कोई नुकसान नहीं होगा। चीन के फुजियान प्रांत में एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से कम 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हुए। आग इतनी तेज से फैल गई कि कई कर्मचारियों अंदर ही फंस गए। घटना के बाद बड़ी संख्या में दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चीन के राष्ट्रपति ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। शुरुआती जांच में आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। भारतीय नौसेना का INS सुदर्शनी अपना न्यूयॉर्क दौरा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अब बोस्टन के लिए रवाना हो गया है। न्यूयॉर्क में इस जहाज ने अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ से जुड़े समुद्री समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और दुनिया के कई देशों के जहाजों के साथ हिस्सा लिया। अब INS सुदर्शनी बोस्टन में होने वाले सेल बोस्टन 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की समुद्री परंपरा को दुनिया के सामने पेश करना और दूसरे देशों के साथ समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटने के बावजूद भारत में पेट्रोल करीब 102 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि इसकी कीमत करीब 82 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सरकार तेल कंपनियों को ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका दे रही है। वही केंद्र सरकार का कहना है कि तेल कंपनियों ने पहले कच्चे तेल की वजह से बड़ा नुकसान उठाया, इसलिए फिलहाल कीमतों में तुरंत कमी नहीं की जाएगी। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। केतन के पिता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा दे और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने की मांग की है। केतन के पिता का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए ताकि परिवार को न्याय मिल सके। अब सभी की नजर आगे की कानूनी कार्रवाई पर है कि अदालत क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और लखनऊ में हुई आग की बड़ी घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि हादसे होने के बाद सिर्फ कार्रवाई का दिखावा नहीं चलेगा। कोर्ट ने नगर निकायों से पूछा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर लापरवाही जारी रही तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही दिल्ली और लखनऊ के अधिकारियों से इस मामले में जवाब भी मांगा जाएगा। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं।